Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास के ज्योग्राफी के थर्ड लेसन के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। पृथ्वी पर जल के वितरण का वर्णन करो। पृथ्वी के कुल धरातल की 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। कहने का अर्थ है जो 96.5% क्या है, महासागरों में जल पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है, जो पृथ्वी पर अलवणीय जल हिमनदों, नदियों, झीलों और भूमिगत जल के स्रोत के रूप में पाया जाता है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और हिमनदी के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम क्या है, बोम जल के जलभृत के रूप में पाया जाता है। कहने का अर्थ है जो 30% जल है वो जो बोम जल के स्तर के रूप में पाया जाता है, यानी ज़मीन के नीचे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जीवन में जल के महत्व का वर्णन कीजिए। जल ही जीवन है। जल मानव को प्रकृति की अमूल्य भेंट है। जल का मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व है। वास्तव में जल ही जीवन की पहली शर्त है। वर्तमान समय में मानसूनी वर्षा के वितरण ने जल संसाधनों की प्रकृति को संकटग्रस्त संसाधन बना दिया और मानव जीवन में जल के निम्नलिखित उपयोग हैं। जल पीने के लिए और घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग सिंचाई के लिए दिनों दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। कहने का अर्थ है भी जब हम कृषि करते हैं तो कृषि के लिए क्या है, जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या है दिन प्रतिदिन जल की क्या है, सिंचाई के रूप में मांग बढ़ती जा रही है। और नगरों में मल निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए जल अपरिहार्य है। उद्योगों और कारखानों के संचालन में जल अपरिहार्य संसाधन है। जल संसाधनों को मछली पालन, नौका चालन, विद्युत उत्पादन के साधनों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल का संरक्षण करने के 3 विधियाँ बताइए। कहने का अर्थ है जो भूमिगत जल है, जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो उसकी सुरक्षा करने की 3 विधियाँ बताइए। जल रिसने में सहायक गड्ढों का निर्माण करें ताकि क्या है, जल रिस कर नीचे ज़मीन में जा सके। और खेतों के चारों ओर गहरी नालियाँ खोदकर और छोटी छोटी नदिकाओं पर बंदिकाएँ बनाकर। हमारा 4th क्वेश्चन है, भारत के असमाप्त होने वाले भौम जल संसाधन का वर्णन कीजिए। हमारे देश में भूमिगत जल संसाधन कभी भी समाप्त न होने वाला भौम जल संसाधन है। कहने का अर्थ है भी हमारे देश के अंदर जो भूमिगत जल है, जो ज़मीन के नीचे जल है, वो कभी भी समाप्त न होने वाला भौम जल संसाधन है। लेकिन इस संसाधन के संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए सरकार को अनेक उपायों पर विचार करना होगा। भूमिगत जल का मुख्य स्रोत वर्षा के जल का रिस कर धरातल में जाना। इस काम के लिए सरकार ने अनेक विधियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। भौम जल के पुनर्भरण के लिए कम लागत की कई तकनीकें हैं। इनमें जल के रिसने में सहायक गड्ढों का निर्माण और खेतों के चारों ओर गहरी नालियाँ खोदना और गड्ढों को फिर से भरना और छोटी छोटी नदिकाओं पर बंदिकाएँ बनाना शामिल है। और छत के पानी को टंकियों अथवा भूमि के नीचे आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। धरातलीय जल संसाधन देश के संपूर्ण जलीय क्षेत्रफल को धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। नदी, झील,
तालाब का जल और इसके अंतर्गत आता है। और भूमिगत जल संसाधन भूमि के आंतरिक भाग से प्राप्त संपूर्ण जल को भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा है। और भूमिगत जल संसाधन का वर्षा, कुएं, तालाब, नदी आदि सभी भूमिगत जल के स्रोत हैं। और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संसाधन पर्याप्त होता है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। और निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, जल के कुशल प्रबंधन के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जल के कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जन जागरण मतलब जनता के अंदर क्या है, जागृति पैदा करना। और जल के संरक्षण यानी सुरक्षा और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करना। बागवानी, वाहनों की धुलाई, शौचालयों और वास बेसिनों में उपचरित जल के उपयोग को रोकना। सभी जल निकास की इकाइयों जैसे कुआं, नलकूपों आदि का पंजीकृत करना। और भूमिगत जल निकास इकाइयों की निगरानी, जिसमें उन्हें सूखने से बचाया जा सके। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। एक बार प्रदूषित होने पर जलाशय वर्षा के बाद पुनः उपयोगी हो पाते हैं। और जल की बर्बादी तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल की पाइप लाइनों की तत्काल क्या है, मरम्मत करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित प्रमुख कारण से होती है। मानसून की अनियमित प्रकृति। भारत मानसूनी वर्षा का प्रदेश है, जबकि मानसून की प्रकृति अनिश्चित एवं अनियमित है। कभी मानसून समय से पहले आ जाता है और कभी देर से यानी बाद में। कभी कभी वर्षा होने के बाद काफ़ी समय तक क्या है, सूखा रहता है। और कभी मानसून जल्दी पीछे हट जाता है और कभी देर से। मानसून की इस प्रकृति से कृषि को बड़ी हानि होती है। वर्षा की सीमित अवधि। हमारे देश में वर्षा ऋतु केवल 4 महीने रहती है और वर्ष के शेष महीनों में वर्षा नहीं होती। अतः इन शेष शुष्क महीनों में कृषि कार्य के लिए क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। भारत के 30% क्षेत्र पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, 60% क्षेत्र पर और 75 से 125 सेंटीमीटर तथा शेष 10% क्षेत्र पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में कम वर्षा वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है यानी जरूरत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के असमान वितरण से क्या हानियाँ होती हैं? भारत में वर्षा के असमान वितरण के बुरे परिणाम निम्नलिखित हैं। बाढ़ और अकाल। भारत में वर्षा मानसून पर निर्भर करती है, जो केवल ग्रीष्म ऋतु के ही 4 महीनों में सीमित है जो वर्षा होती है। और मानसून की यह वर्षा कभी भी सामान्य नहीं होती। मानसून यदि प्रचंड है तो बाढ़ आ जाती है। कहने का अर्थ है यदि बारिश बिल्कुल लगातार और तेज़ होती है तो क्या है, बाढ़ आ जाती है। यदि पर्याप्त न हो तो सूखा पड़ जाता है, जिससे क्या है, भूखमरी फैल जाती है। फसलों की हानि। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करती है। सिंचाई के निश्चित साधन न होने के कारण यदि वर्षा समय पर न हो या कम हो तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। भूमि कटाव। प्रचंड वर्षा से क्या है, भारी वर्षा होने से, तेज़ वर्षा होने से क्या है, बाढ़ आती है और भूमि का कटाव होता है यानी प्रदन होता है। और अति गर्म ग्रीष्म ऋतु में के बाद मूसलाधार वर्षा में भी भूमि कटाव हो जाता है। जान माल की हानि। बाढ़ और अकाल से जान माल की अपार क्षति होती या हानि होती है। बाढ़ों में पशु, मनुष्य और घर संपत्ति आदि सब बह जाते हैं। कमजोर पशु संपदा। वर्षा के असमान वितरण के कारण पशुओं का
उचित चारा, भोजन आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे पशु निर्बल हो जाते हैं और यानी कमज़ोर हो जाते हैं और सूखे की चपेट में आकर मर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है? दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पठारी भूमि, दक्षिणी भारत की भूमि पठारी है, यहाँ नहरें खोदना कठिन है, इसलिए तालाब सिंचाई का उपयुक्त साधन है। कठोर भूमि, दक्षिण भारत की भूमि कठोर है, अतः कठोर होने के कारण भूमि तालाबों का पानी अधिक नहीं सोखती। प्राकृतिक गड्ढे, दक्षिण पठार में प्राकृतिक गड्ढे मिल जाते हैं और इनके किनारों पर बांध बनाकर इन्हें तालाब का रूप दे दिया जाता है और वर्षा ऋतु में ये तालाब जल से भर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन तालाबों से सिंचाई की जाती है। मौसमी नदियाँ, दक्षिणी भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, इसलिए इनसे सारा वर्ष पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ये नदियाँ गहरी घाटियों से होकर बहती हैं और अतः तालाब ही यहाँ सिंचाई के उपयुक्त साधन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी जल प्रबंधन और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है? निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में भी जल प्रबंधन और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित यानी सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश, वेलूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात मध्य प्रदेश सीमा के निकट गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के विरोध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर के नेतृत्व में चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस बांध की ऊंचाई बढ़ने से मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के घर और ज़मीन पानी में डूब जाएंगे और वे बेघर और बेसहारा हो जाएंगे। आज हमारे ये क्या है, 3rd लेसन के लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।